नमस्कार, अभिवादन। आप सभी का स्वागत है फिर से निम्बस के YouTube चैनल पे। और आज हम जो वाद या विवाद करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, एक छोटा सा विश्लेषण करने वाले हैं, वो एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पे करने वाले हैं जो कि हमारा संबंधित है हिंदी भाषा से, हिंदी विषय से। और आपके टॉपिक का विषय का नाम है पद्यांश। आज हमें पद्यांश की व्याख्या करनी है और उसके संपूर्ण वर्णन करना है कि जो पद्यांश है उसे आप किस तरह से अप्रोच करेंगे, उसके लिए आपके क्या कदम, आपके क्या बिंदु हैं, उसके क्या हिस्से हैं, उन्हें आपको किस तरह से वर्गीकृत करके एक सुनियोजित तरीके से हल करने की दिशा में बढ़ना है। और हम इसे सार गर्भित आशय तथा विश्लेषण तरीकों से समझेंगे। ये आपका HPAS मेंस हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में जो हिंदी विषय आपका आता है वहां पर भी पूछा जाता है। इसके अलावा नायब तहसीलदार, HP अलाइड सर्विसेज, वहां पर हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न आता ही है। तो हमें देखना है इस विषय के संदर्भ में हमारी तैयारी या हमारी अप्रोच, हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे और किस तरह से आपके पद्यांश की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो पद्यांश की व्याख्या में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास में प्रश्न दिया होगा, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप किसी पद्यांश की व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको पहले तो पद्यांश का अर्थ मालूम होना चाहिए। पद्यांश जो है वो आपका पद्य यानी पोएट्री, कविता का एक छोटा सा अंश उठाकर आपसे दिया जाता है आपको प्रश्न में, और उसे आपको हल करना होता है। तो पद्यांश आपका जो है वो पद्य भाग है आपका कविता का, और पद्य का एक छोटा सा अंश है, तो आपका पद्यांश है। और इस पद्यांश को हल करने के लिए आपका जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए समग्र दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि पद्यांश आपके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम तो एक अज्ञात विषय होगा। आपको जो पद्यांश पूछा जाएगा वो अधिकतर आपके लिए एक माफी चाहूंगा, पद्यांश होगा, जिसमें आपको एक पद्य दिया होगा, किसी भी कविता से उठाकर वंश दिया जा सकता है। उस अंश को, उस पद्यांश को आपको हल करना पड़ेगा, और उसे आपको सबसे पहले भाषा को आपको समझना पड़ेगा, भाषा शैली को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास भाषा का शाब्दिक ज्ञान होना चाहिए। शाब्दिक ज्ञान की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यह एक मूल तत्व है किसी भी भाषा का, शाब्दिक ज्ञान। आपको शाब्दिक ज्ञान का अर्थ मालूम है, उसके बाद में आपके पास में भाषा का जो शिल्प सौंदर्य है उस हिस्से की जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारियां, ये सब बिंदु चरण आपके लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं पद्यांश की व्याख्या करने में। तो पद्यांश की व्याख्या में आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये आपके पास पद्य दिया है, ये मैंने पूर्व प्रश्न पत्र से आपका ये उठाया है। तो देखिए, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप RC कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी पढ़ने की क्षमता कितनी है। उन क्षमता में से आपको रीड बिटवीन द लाइंस, एक टर्म्स होती है आपकी अंग्रेजी भाषा में, रीड बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। तो आपको उस पद्यांश के मूल अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को आपको समझना है कि इस पद्यांश का मूल भाव या मूल अर्थ क्या हो सकता है, उसे आपको समझना है। वह आपको उद्घाटित नहीं होगा, उसे आपको पंक्तियों को पढ़कर उन पंक्तियों में छिपे हुए रस और उस पद्यांश के अलंकार को समझने के बाद ही पूर्ण रूप से समझ आएगा। तो देखिए, पहली पंक्ति लिखी है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं।
अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह पंक्तियां हैं आपकी, वैसे तो यह पंक्तियां जो आपकी वह ली गई है, मनुष्यता एक आपका मुख्य विषय है, उससे यह पंक्तियां उठाई गई है। एक कविता है आपकी मनुष्यता, तो वहां से यह पंक्तियां उठाई गई है। अब आपकी जो पंक्तियां हैं उसके अर्थ को आपको समझना पड़ेगा। पहले हर एक शब्द का, हर एक पंक्ति का एक होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, तो पहले आपको पंक्ति का शाब्दिक अर्थ समझना है और उसके बाद आपको उसका आभासी अर्थ समझना है। आभासी अर्थ, उन पंक्तियों के द्वारा कवि आपसे क्या आभास या क्या अर्थ आपको बताना चाह रहा है। जब आप इस भाव को समझ जाएंगे तो आप पंक्ति की व्याख्या करते हुए एक अच्छे से वाक्य लिख सकते हैं। वाक्य रचना आपके लिए मुख्य है। वाक्य रचना आपकी शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य रचना के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, शाब्दिक ज्ञान, मतलब आपका शब्दकोश जो है वह भी समृद्ध होना चाहिए। एक समृद्ध शब्दकोश आपको अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छे शब्द चुनने में आपकी सहायता करता है, जिससे कि आपका पद्यांश की व्याख्या बहुत ही आकर्षक और प्रभावी हो जाती है। तो आपके पास में पंक्ति दी गई है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। प्रस्तुत पंक्ति में, इस पहली ही पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, हम जो हैं वह मात्र बंधु है, मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। हमारा अस्तित्व भाईचारे के लिए होना चाहिए, यही बड़ा विवेक है। और यही तथ्य अगर हम समझ जाए तो हमारी समझदारी दर्शाती है यह बात। विवेक माने आपकी चेतना, आपकी समझदारी, आपकी समझ को प्रदर्शित करती है। तो आपको मनुष्य को बंधुता के नजरिए से समाज और मनुष्य जाति को देखना होगा। अगली पंक्ति कहती है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण माने प्राचीन, पुरातन। पुराण माने प्राचीन या पुरातन। पुराण पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू माने भू माने धरा, भू माने धरा, भू माने धरा, हमारी वसुंधरा। तो स्वयंभू जो आत्म निर्मित है, जो स्वयं निर्मित है, वो हमारे ब्रह्म है, परमेश्वर है। तो पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कहने का तात्पर्य है पंक्तियों का कि जो हमारे विश्व के रचयिता है वह परम पिता परमेश्वर हैं और एक हैं। ब्रह्म आपका एक है, ठीक है, ये सिद्धांत आपको बताया जा रहा है। और वो पुरातन है, प्राचीन है वो, और वो युग पुरुष है। उसके बाद अगली पंक्ति क्या कह रही है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। बाह्य माने बाहरी, बाह्य माने बाहरी, एक्सटर्नल जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सटर्नल। आपको मालूम होगा कि जो हमारे कर्म है वो दो तत्वों पर निर्धारित होते हैं, एक आपके बाह्य भेद हैं और एक आपके आंतरिक है, जो अंतर्मन में आपके मौजूद है। तो बाह्य भेद से तात्पर्य है आपकी शारीरिक संरचना से, आपके शारीरिक रूप से। आप जब कोई भी कर्म कर रहे हैं, किसी भी क्रियाकलाप में आप संलग्न है, तो वह आपके कर्म को निर्धारित कर रहा है और वह बाह्य भेद है। फलानुसार कर्म के, हमारे सनातन संस्कृति में जो कर्म का सिद्धांत है वो बहुत प्रमुख है। यह सिद्धांत आपको बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और सनातन संस्कृति के जो 6 मुख्य दर्शन है, भारतीय दर्शन, षड दर्शन जो हैं, उनमें ये व्याप्त है। तो कर्म का सिद्धांत बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। तो वही है, कर्म के फलानुसार ऐसी मान्यताएं हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसी आपको फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। तो देखिए, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। तो आपके जो कर्म है वो आपके एक्सटर्नल, बाहरी तत्व पर निर्धारित है, माने आपके शारीरिक रूप से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह आपके फल परिणाम को आपका निर्धारित करेगा, वो निर्भर करता है आपके कर्मों पर। अगला पंक्ति है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य माने अंतर जमा ऐक्य, यह आपकी संधि है। ठीक है जी, यह आपकी वृद्धि स्वर संधि है। शब्द जो है आपका अंतर माने भीतर, भीतर मन, और ऐक्य माने एक। जो अंतर ऐक्य है वो प्रमाणभूत वेद है। जो वेद हैं, आपको मालूम है वेद हमारे प्रामाणिकता पर आधारित है।
ऐसी मान्यताएं हैं, शोध हैं कि वेदों की प्रामाणिकता ही उनके अस्तित्व को आज तक मौजूद रखने में सहायक सिद्ध हुई है। तो वेद प्रामाणिक है, वैसे ही प्रामाणिक क्या है? आपके अंतर मन में स्थापित स्वयंभू, आपके अंतर मन के भीतर जो स्थापित है सच्चाई, वास्तविकता, वो आपके लिए बहुत बड़ा ही योगदान देती है। किसमें? कर्मों के समय। कर्म के बाह्य वेद तो हैं ही हैं, साथ ही आपके पास वेद भी हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो सब आपको मिलता है और आपकी प्रामाणिकता जो है वो और ज्यादा निष्ठावान हो जाती है। आप और ज्यादा मजबूती से अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला वाक्य है, अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। यह तो अनर्थ है। हमारे पास वेदों की वास्तविकता होने के बावजूद, प्रामाणिकता होने के बावजूद, तब भी अगर आप बंधु, ब्रदरहुड, भाईचारे की तरह, व्यथा माने पीड़ा, किसी भी प्राणी की पीड़ा, किसी भी प्राणी की वेदना, उसे हो रहे कष्ट, यह सब जो शब्द है आपके वो व्यथा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक मनुष्य होने के बावजूद, जो कि एक बंधु है, पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, एक मनुष्य होने के बावजूद, बंधुता के भाव रखने के बावजूद, अगर आप किसी अन्य प्राणी की, किसी सहचर की, किसी सह प्राणी की व्यथा को, कष्ट को, पीड़ा को, वेदना को नहीं हर रहे हैं, उसे समाप्त नहीं कर रहे हैं, उसे समाप्त करने में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, तो अनर्थ है। क्या है? अनर्थ है। तो आप अर्थहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए आपके सहचर और सह प्राणियों के प्रति आपकी भाईचारा की भावना। आपके मन में यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, सार्वभौमिक भाईचारे की भावना आपके मन में होनी चाहिए, ऐसा कवि का मत है और इन पंक्तियों के द्वारा ऐसा निर्देशित किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। अंतिम पंक्ति क्या कह रही है वो देख लेते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य उसे ही माना जाना चाहिए जो मनुष्यता के लिए अपने सर्वस्व को त्याग दे। तात्पर्य यह है इसका, इन पंक्तियों का मूल भाव है कि मनुष्य का पहला कदम, पहला जो भाव वो है बंधुता। अगर आप बंधुता के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है उसे सही रख रहे हैं तो आपकी मनुष्यता जो है आपको जीव रूपी जीवन में अवश्य ही सहायता करेगी। यह भाव अत्यंत आवश्यक है और वही आपको मनुष्य बनाता है। हमें मनुष्य हमारे भाव बनाते हैं। जैसे भाव आपके अंदर मौजूद हैं वैसे ही भाव आपके अंदर मनुष्यता को जन्म देते हैं। अगर आप में दया का भाव, सौहार्दता का भाव, बंधुता का भाव मौजूद है, विद्यमान है, तो अवश्य ही आप बंधु हैं। तो आप मनुष्य जाति को एक बंधुता के भाव से देखेंगे और मनुष्यता को जिंदा रखने में, उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग करने में, बलिदान करने में संकोच नहीं करेंगे। तो यह इन पंक्तियों का, इस पद्यांश का भाव है, मूल भाव है, जिसके बारे में आपको कवि कहना चाह रहे हैं। इसे कहते हैं शाब्दिक और आभासी अर्थ, दोनों ही अर्थ हमने यहाँ पे समझे हैं इसके। अब हम देखते हैं कि पद्यांश की व्याख्या करते हुए, आपको लेखन करते हुए खासकर, जब आपने उसे पंक्तियों में उतारना है, इन्हीं बातों को, इन्हीं विचारों को, इन्हीं भावों को, तो आपको किस तरह से, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए शुरू करना है अपने लेखन को। चलिए देख लेते हैं हम अगली स्लाइड में। आपको हमारा जो पहला कदम होगा वो क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं हमारा पहला कदम होगा प्रसंग। हमें सबसे पहले लिखना होगा प्रसंग को, और प्रसंग से आपका तात्पर्य है जो किसी उद्देश्य के साथ हो। प्रसंग, प्रसंग माने प्रजमा संग, संग माने साथ, किसके साथ? किसी उद्देश्य के साथ जो कि पूर्व आपको व्यक्त किया गया हो। तो पूर्व रूप से आपको व्यक्त किया गया इन पंक्तियों में, वह प्रसंग है आपका। अब आपको प्रसंग में 2 या 3 पंक्तियों में इस पूरे पद्यांश का एक संक्षिप्त वर्णन करना है, आपके अपने शब्दों में, आपके अपनी विचारधारा या दृष्टिकोण से। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां मानवता के संदेश को प्रगाढ़ रूप से
समाहित करने की ओर इंगित कर रही हैं। तो ये बात है आपकी, कवि क्या कर रहे हैं, आपको मानवता का संदेश दे रहे हैं। और प्रगाढ़ माने मजबूत, प्रगाढ़ माने मजबूत, प्रगाढ़ संदेश दे रहे हैं, प्रगाढ़ संदेश दे रहे हैं। और समाहित माने इंक्लूसिव, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव, सब कुछ समावेशी करने वाला, जो चीजें आपके लिए मिल जाए, मिश्रित हो जाए जो चीजें आप में, वो समाहित करने की और इंगित कर रही है, मतलब इशारा कर रही है, इशारा कर रही है। कौन कर रही है इशारा? पंक्तियां। आपके वाक्य की रचना शुद्ध होनी चाहिए, आपके वाक्य की संरचना और उनका जो आप निर्माण कर रहे हो वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। ठीक है जी, प्रगाढ़ रूप से समाहित करने की और इंगित कर रही है। इन पंक्तियों में मनुष्यता की बात हो रही है कि मनुष्यता कितनी जरूरी है, उसी के विषय में कवि ने ये पंक्तियां लिखी है, तो वो हम कह रहे इंगित कर रही हैं। इसके अलावा इसमें मानव को निर्देशित किया जा रहा है कि मनुष्यता को आत्मसात कर लिया जाए। आत्मसात मतलब होता है खुद में उसको विलीन कर लिया जाए। आप मनुष्यता के भाव में खुद को लीन कर लीजिए, तो वो बात कही जा रही है। आत्मसात माने अडॉप्ट कर लिया जाए, पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लिया जाए उसका पूरी तरह से। तो ये आपकी प्रसंग हो गया पद्यांश के लिए पहला कदम, पहला चरण, पहला बिंदु आपका प्रसंग है पद्यांश व्याख्या की लेखन की दृष्टि की ओर। अब हम देखते हैं उसके बाद में आपका क्या स्टेप होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में क्या क्या होना चाहिए वो हमें देखना है। प्रसंग हमारा हो गया था। अब देखिए प्रसंग के बाद में हमारा जो अगला जो कदम, अगला जो हमारा चरण होगा वो है व्याख्या। व्याख्या एक मिनट, व्याख्या। तो व्याख्या का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है व्याख्या से आपका? व्याख्या माने अब आपको जितना कुछ समझ आया है इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद, प्रसंग में आपने उसको संक्षिप्त रूप में वर्णित कर लिया है, परंतु यहाँ पे आपको उसे प्रमुख रूप से वर्णित करना है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक रूप से लिखना है उसे आपको। तो देखिए कैसे शुरू करना है। मानव के चेतना युक्त हृदय, आपका जो हृदय है वो चेतना से भरा हुआ है, माने आप जागरूक हैं, आप जागृत हैं। मैं बंधुता प्रमुख होनी चाहिए। ये जो बंधु, मनुष्य मात्र बंधु है, ये भाव इसका सबसे मुख्य भाव है। ठीक है जी, जिसे आप कह सकते हैं इन पूरी पंक्तियों की जो थीम है, अंग्रेजी में कहते हैं थीम। थीम माने कथानक जो है इन पूरी पंक्तियों का, वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? वो आधारित है बंधुता पर। बंधुता माने आपके अंदर में मौजूद मनुष्यता, अन्य प्राणियों को, अन्य जो आपके प्रजाति है, सहचर है, उन्हें मनुष्यता के भाव से देखना। तो बंधुता आपकी प्रमुख होनी चाहिए। उसके साथ यह कवि का मत है, यह कवि कहना चाह रहे हैं हमसे, कवि की जो विचार है वो ये है कि चेतना युक्त हृदय में बंधुता प्रमुख होनी चाहिए। अगला है क्योंकि, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि संसार के परमपिता केवल एक ही हैं जो पुरातन है, पौराणिक है एवं स्वतः रचित है। ये हम परमपिता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने परब्रह्म या ब्रह्म की बात हो रही है, जिन्होंने इस संसार की रचना की, इस संसार को का सृजन किया। तो ये हो गया आपका। यद्यपि मानवीय जीवन में कर्मों का अहम योगदान है, मानवीय हमारे जीवन में कर्मों का बहुत ज्यादा योगदान है। आपको मालूम है कर्म के आधार पे ही हमारे फल या हमारे परिणाम निर्धारित होते हैं, मैं आपसे कह चुका हूं। तो जो केवल ये जो आपके कर्मों का अहम योगदान है मानवीय जीवन में, जो केवल किस पे आधारित है? शारीरिक रूप से ही संभव है। आप जो भी शारीरिक रूप से क्रियाकलाप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई कृत्य कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका आपके फल या परिणाम पे निर्भर होने वाला है। उसी के आधार पे आपका जीवन निर्धारित होगा। तो वो शारीरिक रूप से संभव है, किंतु फिर भी अंतर्मन में, हमारे मन के भीतर में वेदों के समान प्रामाणिकता, वेद क्योंकि प्रामाणिक है तो वेदों के समान प्रामाणिकता और सत्यता पूर्व ही विद्यमान है। वो सच्चाई, वो आपकी विश्वसनीयता जो है वो पहले से मौजूद है हमारे मन के अंदर, क्योंकि हम भी परमपिता स्वयंभू के एक अंश हैं, पहली बात। तो उसी बात को आप कवि जो है वो
बताना चाह रहे हैं अपनी पंक्तियों के द्वारा कि अंतर्मन में वेदों के समान हमारी प्रामाणिकता और सत्यता पहले से मौजूद है, फिर भी जो आपका कर्म है, जो वो फल अनुसार कर्म के, देखिए फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, फिर भी बाह्य वेद मौजूद हैं कर्म के। शारीरिक रूप से आपको संलग्न होना पड़ेगा किसी कार्य में, तभी आपके कर्मों का निर्धारण होगा, तभी आपके फल और आपके लिए परिणाम होंगे। अगर आपका कर्म सही है, दुष्कर्म आप करेंगे तो दुष्परिणाम होंगे, अगर आप सुकर्म करेंगे तो आपके जो है परिणाम होंगे वो भी सुपरिणाम होंगे, आपके अच्छे परिणाम होंगे। ठीक है जी, अगली पंक्ति है, यही अंतर आत्मा को परम सत्य मानकर एक मनुष्य को अन्य साथी की पीड़ा अथवा वेदना को समाप्त करना चाहिए। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि आपके जो वेद हैं वो प्रामाणिक हैं, आपके कर्म जो हैं वो भी प्रामाणिक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके अंतर्मन में भाव जो है वो भी सत्यता का होना चाहिए। और आपको समझना क्या है, आपको समझना है अपने अन्य साथी की पीड़ा अथवा वेदना को। तभी देखिए पंक्ति में कहा है यहाँ पे, अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अगर आपके पास में वेद की तरह प्रामाणिक ग्रंथ मौजूद है, आपके अंतर्मन में ब्रह्म का अंश मौजूद है, आपके कर्म, आप शारीरिक रूप से कर्म कर रहे हो, ये सब होने के बावजूद भी अगर आप अपने अन्य साथी की पीड़ा या वेदना को समाप्त नहीं करते हैं, तो आपका मानव जीवन जो है वो निष्क्रिय है, उसका औचित्य नहीं है, अनौचित्य है आपका जीवन। तो अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो अन्यथा संवेदनहीनता जो है वो मनुष्य के लिए हितकर ना होकर हानिकारक बन जाएगी। तो जो आपके अंदर मौजूद है आपकी संवेदनहीनता, वो जो है आपके लिए हितकर तो वैसे ही नहीं थी, वो हानिकारक जरूर बन जाएगी। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि आपके जो कर्म है वो शुद्ध होने चाहिए, आपके अंदर में ब्रह्म का अंश है, आपके अंदर में एक प्रामाणिक और सत्य जो ऊर्जा है उसका निवास है, आपको उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। अन्यथा आपके अंदर संवेदनहीनता का भाव आ जाएगा, और जो संवेदनहीनता है वो आपके लिए हानिकारक बन जाएगी। यह आपकी पंक्तियों की व्याख्या है जिन्हें आपको अपने शब्दों में करना होता है, परंतु पद्यांश की थीम यानी कथानक को ध्यान में रखते हुए कि इस पंक्तियों की विषय वस्तु या विषय सामग्री क्या है, वो आपको ध्यान में जरूर रखनी है जब भी आप व्याख्या करें। अब व्याख्या होने के बाद में आपके पास में और क्या करना होता है आपको, वो हम देख लेते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो देखिए हमारी अगली स्लाइड में बताया गया है शिल्प सौंदर्य और विशेष को। शिल्प सौंदर्य और विशेष को हमें देखना है, एक मिनट रुक जाइए। शिल्प सौंदर्य और हमारे जो भी इसमें ये, क्योंकि जो आपकी रचना है वो साहित्यिक रचना है, तो साहित्यिक रचना है तो, और ऊपर से पद्यांश है यो, इस इट मीन्स जो आपका पद्य जो रचा गया है, कविता जो आपकी रची गई, जिसका अंश आपको दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उस अंश में रस होगा, उस अंश में एक अलंकार की अनुभूति होगी। जब भी आप कोई पंक्तियां पढ़ते हैं आपके अंदर में भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को हम रसों के अंतर्गत पढ़ते हैं हम उन भावों को। तो वैसे तो रस आपके नव रस होते हैं, 9 ही रस विद्यमान थे, किंतु 2 अन्य रसों को जोड़ दिया गया जो कि हैं आपके वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसके अलावा आपके पास में श्रृंगार रस है, आपके पास में विभत्स रस जुगुप्सा रस है, आपके पास में वीर रस है, शांत रस है, हास रस है, मतलब हास्य रस है। तो इस प्रकार रसों का हमारे पास जो भाषा सौंदर्य है उसमें इनका जिक्र होता है। इसके साथ साथ हम अलंकारों को भी पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने उस शिल्प सौंदर्य और विशेष को पहले इन पंक्तियों को तात्कालिक समय के साथ में रिलेट किया है, मैंने एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है कि वर्तमान समय में उपज रही असंवेदनशीलता तथा स्वार्थपरकता का भाव पूरे मानव जाति के सह अस्तित्व के लिए खतरा है। कुछ मुख्य बिंदु निम्न है। तो ये मैंने बात कहनी चाहिए कि जो आपके मनुष्य के अंदर असंवेदनहीनता शीलता है वह, और स्वार्थपरकता जो है वह मनुष्य जाति के लिए, हमारी मनुष्य जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लाभदायक नहीं है, वो हमारे लिए दुखदायी हो सकती है, कष्टदायी हो सकती है। तो
इसके बाद में मैंने शिल्प सौंदर्य के कुछ मुख्य बिंदु का जिक्र किया है, जिन्हें हम देख लेते। क्या है? पहला, पंक्तियों में भक्ति रस तथा शांत रस का मिश्रित वर्णन है या मिश्रण वर्णित है। मिश्रण है वर्णित क्यों? क्योंकि देखिए इन पंक्तियों को पढ़ के, एक तो देखिए यहाँ पे पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, आप यहाँ पे परम पिता परमेश्वर के संबंध में पंक्ति लिख रहे हो माने स्तुति में, तो वहां पे आपका भक्ति रस का जिक्र है। और शांत रस, पंक्तियां पढ़ के आपके अंदर एक शांति का भाव उत्पन्न होता है, आपके अंदर में एक चेतना का भाव उत्पन्न होता है, तो वो आपका शांत रस है। दोनों का ही मिश्रण इस पंक्तियों में वर्णित है। अगला क्या होगा उसके बाद में? अंत्यानुप्रास अलंकार का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। उदाहरण के तौर पे अवश्य बाह्य भेद हैं, प्रमाणभूत भेद हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है वो आप जान लीजिए पहले। जब हम अलंकारों की अध्ययन करेंगे तो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार का जिक्र वर्णन आएगा। थोड़ा सा मैं आपको फिर भी एक संक्षिप्त वर्णन दे देता हूं। अंत्यानुप्रास माने ये अनुप्रास अलंकार का एक भाग है। अंत्य जमा अनुप्रास, अनुप्रास माने जो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो पीछे से आते, अंत में जो आते, अनुप्रास अंत में जो आते हैं, और अंत्य माने अंत में खत्म होने वाले, पीछे से आने वाले वर्ण, उन्हें अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ है इनमें एक भाव होता है, वो है तुकांतता का भाव। तुकांतता का भाव माने तुक बैठता है इनमें पंक्तियों के अंत में। जैसे देखिए यहाँ पे है, यही बड़ा विवेक है, पिता प्रसिद्ध एक है, विवेक एक। इन शब्दों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक समानता जैसे मौजूद है वैसा आपको प्रतीत होता है, परंतु इन्हें कहते हैं हमारे व्याकरण की भाषा में तुकांतता। तो जब ऐसी तुकांतता स्थापित होती है तो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार का भाव मौजूद होता है, विद्यमान होता है। वही यहाँ पे मौजूद है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है, देखिए अवश्य बाह्य भेद हैं, प्रमाणभूत वेद हैं। तो ये आपस में एक तुकांतता या एक तुक जो आपका जो तत्व है उसको स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद में क्या है? तत्सम। कैसी शब्दावली का अधिकता है? तत्सम शब्दावली का अधिकता है पद्यांश में। तत्सम शब्दावली का अर्थ है तद जमा सम। तद माने वह, सम माने समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द जो है वो आपके संस्कृत से ग्रहित किए गए ऐसे शब्द हैं जिनका हम हिंदी भाषा में भी वैसे ही रूप प्रस्तुत कर रहे हैं या प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे आपका शब्द है दिवस, तो यह शब्द तत्सम शब्द है, इसका आपका तद्भव रूप है दिन। दिन जब हम शब्द रूप को अच्छे से हम जब उनका अध्ययन करेंगे तो वहां पे मैं इसका जिक्र आपको अच्छे से बताऊंगा। जो आपके शब्द रूप है उनका निर्माण किस तरह होता है और उनका वर्गीकरण किस तरह होता है और उनके आधार क्या क्या हैं, वहां पे हम शब्दों का जिक्र अच्छे से करेंगे। जैसे अगर हम शब्दों का वर्गीकरण कर भी लेते हैं तो वो आधारों पे होता है, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, वाक्य की संरचना के आधार पर। इस प्रकार से आप जो है वो समझते हो शब्दों को। तो वहां पे उत्पत्ति के आधार पर है, उनमें से आपका तत्सम शब्द आता है जिसमें आपका विदेशी शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द आते हैं। वहां पे आप तत्सम शब्द का जिक्र या अध्ययन हम वहां पर करते हैं। तो तत्सम शब्दों का बहुलता है। तो उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पे, विवेक माने सोच समझ, और अनर्थ माने अर्थ को बिगाड़ देना। यह आपका शिल्प सौंदर्य है, भाषा का सौंदर्य है, जिसमें आप उन तत्वों का वर्णन या बखान करते हैं जो एक पद्यांश को पढ़ते समय, उसका पाठन करते समय आपको स्वतः ही महसूस हो जाती है। तो उसमें अलंकार आपका आ जाता है, उसमें रस आपका आ जाता है। ये दोनों ही तत्व आपके जो है वो नॉन ग्रामेटिकल एलिमेंट्स है, अन्य व्याकरणिक कोटियां हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, आस्वादन करते हैं जिनका हम। तो इस तरह से पद्यांश की व्याख्या करते हुए आपको तीन बिंदुओं और तीन चरणों से गुजरना होता है। जो पहला आपका चरण है वह प्रसंग है, आपको प्रसंग लिखना है अच्छा सा। प्रसंग के बाद में आपको उस पद्यांश की प्रॉपर व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के पश्चात आप उस पद्यांश में प्रयुक्त किए गए रस और अलंकार का वर्णन कर सकते हैं, उनके प्रयोग को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो यहाँ आप देख सकते हो। इस तरह से आपने एक पद्यांश की व्याख्या करनी है, एक पद्यांश की रचना करनी है आपको। जब ये सब आप कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा सा पद्यांश की व्याख्या जो है आप
प्रस्तुत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पद्यांश की व्याख्या को गहनता से सारगर्भित रूप से समझा। मुझे उम्मीद है इसे देखकर, इस वीडियो को सुनकर या देखकर आपको ज़रूर आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय में विशेषकर सहायता मिली होगी। अन्य हमारी जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसके विषय में आपको अपडेट मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल है निम्बस का, उस पर जुड़े रहिए, वहाँ पे अन्य वीडियोस को आप तब तक एक्सप्लोर कीजिए। आने वाली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।